हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी प्रैक्टिस सेट नंबर 7। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो आपका जीके जीएस का सीरीज चल रहा है, क्वेश्चन नंबर मैं आपको करा रही हूँ। प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 7 है। आज आपका जो है 6 प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो चुका है। सभी प्रैक्टिस सेट जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको करा रही हूँ, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपको अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो हमेशा कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एक मोटिवेशन थॉट के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज के मोटिवेशन थॉट है आप सभी के सामने। महादेव कहते हैं शांत रहें, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। वक्त बदलता ज़रूर है। ठीक है, वक्त क्या है, हमारा हमेशा बदलता रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो हम लोग जीत नहीं सकते। ठीक है, कोशिश करने से कभी भी हार नहीं होती है, तो हमें लगातार हमेशा हमें कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आपका स्टार्ट हो गया। समय की कद्र करने वाले हमेशा अपने कर्म में व्यस्त रहते हैं। ठीक है, जो भी व्यक्ति अगर समय का अपना हमेशा कद्र करता है कि हमारा समय जो है इंपॉर्टेंट है, समय को जो इंपॉर्टेंट देता है, तो वो जो उसका समय रहता है वो भी उसको इंपॉर्टेंट देता है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं बता चुकी हूँ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो एक नज़र आप लोग डाल लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए ये जो क्वेश्चन है कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आपका जो है इम्पॉर्टेंट है, भारत देश से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आप सभी को जो है देखने को मिल जाएगा चैनल पे। ऑल टीचिंग एग्जाम्स या फिर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सुपर टेट, सी टेट, बीपीएससी, यूपी टेट, डीएसएसबी या फिर रेलवे, बैंक, एसएससी, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सभी में आपकी जो है ये जीके जीएस आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको थंबनेल देखने को मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर आपका अलग अलग रहेगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब 7 में आपको करा रही हूँ आज। इस तरीके से पार्ट 1, पार्ट 2 करके सभी जो है मैं आपको प्रोवाइड की हूँ। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से है, देख लीजिएगा आप लोग। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में आपका जो है 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। आज है क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 हम सभी लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि औसत स्थिर लागत चक्र क्या होती है। औसत स्थिर लागत चक्र क्या होती है। पहला ऑप्शन कह रहा है ऊर्ध्वगामी प्रवणता ढलान वाली, दूसरा कह रहा है यू आकार वाली, तीसरा कह रहा है वी आकार वाली, डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। औसत स्थिर लागत चक्र क्या होती है, कौन सा आंसर इसका करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, औसत स्थिर लागत जो चक्र होती है वो कुल स्थिर लागत को कुल इकाइयों से भाग देने पर ज्ञात होती है, या हम कह सकते हैं अन्य शब्दों में कि प्रति इकाई स्थिर लागत को औसत स्थिर लागत कहते हैं। उत्पादन में वृद्धि होने पर स्थिर लागत जो है बहुत सारी इकाइयों में वितरित हो जाती है, अतः औसत स्थिर जो है वो लागत कम हो जाती है। अगर हम बात करें कि जो औसत होता है वो स्थिर लागत वक्र की ढलान नीचे की ओर होती है। ठीक है, वक्र आकार कैसी होती है, नीचे की ओर ढलान जैसी होती है। ठीक है, इसमें आपका जो बी वाला आंसर है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, यू जैसे होती है। ठीक है, कैसे होती है फ्रेंड्स, यू आकार की होती है, जो औसत स्थिर लागत चक्र होता है। ओके, तो यू आकार की, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए आप सभी लोग, करेक्ट कंफर्म हो गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, प्रति व्यक्ति आय बराबर है। किसकी प्रति व्यक्ति आय बराबर है। पहला ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रीय आय, यानी कि देश की कुल आबादी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रीय आय यानी कि जनसंख्या। तीसरा ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रीय आय माइनस जनसंख्या। ठीक है फ्रेंड्स, एक सेकंड मैंने यहाँ पे आपको बताया नहीं, यहाँ पे देखिए ये डिवाइड का है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है। ओके, याद देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर लीजिए आप लोग। ओके, तो और नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई वाला कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट रहेगा। प्रति व्यक्ति की आय जो है वो बराबर है। तो मैं आपको बता दूं, जो प्रति व्यक्ति और आय प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत आय है। ठीक है, आय यानी कि जो फ्रेंड्स जितना वो व्यक्ति कमाता है। ठीक है, या अन्य शब्दों में इसे एक देश के लोगों की औसत आय कहा जा सकता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति की आय की जो गणना है वो राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देकर की जा सकती है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इसमें आपका आंसर जो करेक्ट रहेगा राष्ट्रीय आय और डिवाइड देश की कुल आबादी। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा।
कंफर्म हो गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 243H। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है आपका दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है अनुच्छेद 243H। तीसरा ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 243E। सी ऑप्शन कह रहा अनुच्छेद 243F। डी ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से एक से अधिक। ई कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243G को जोड़ा गया है, जिसमें पंचायतों के अधिकार और उत्तरदायित्व का उल्लेख है। इस अनुसूची में 29 विषय को शामिल किया गया है। ठीक है, कितने विषयों को शामिल किया गया? 29 विषयों को शामिल किया गया। कंफर्म हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 की फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 जो है कह रहा है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ। ठीक है, ऑप्शन आपका दिया गया। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 11 दिसंबर 2018 को। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि 11 दिसंबर 2019 को। थर्ड ऑप्शन कह रहा है आपका 11 दिसंबर 2019 को। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है वो आपका करेक्ट रहेगा? ठीक है, कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा आप लोग कमेंट करके बताइए, जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है। तो देखिए, जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता रहता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए। जिनको नहीं पता है उनको मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी। ठीक है, और लास्ट में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ, लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताया करिए कि हाँ मैम मेरा जो है आज का स्कोर इतना रहा। ठीक है, तो इससे आपका भी हेल्प होगा और मुझे भी थोड़ी आसानी होगी कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन आंसर पहले से लर्न है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करें, यहाँ पे नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ बात हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, जो नागरिकता संशोधन बिल है, ठीक है, नागरिकता संशोधन बिल जो है ये लोकसभा द्वारा 10 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2019 को इस अपनी स्वीकृति प्रदान की और यह जो है विधेयक एक अधिनियम बन गया। नागरिकता संशोधन कानून अर्थात CCA के अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को अवैध शरणार्थी के रूप में नहीं देखा जाएगा। ओके, कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी एक फ्रेंड, मैंने यहाँ पे आपको आंसर नहीं बताया। इसका आंसर कौन सा करेक्ट रहेगा? आपका जो है आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा बी वाला, 11 दिसंबर 2019। ठीक है, 12 दिसंबर 2019 को क्या हुआ था, इसकी स्वीकृति प्रदान की गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसका आंसर आप लोग बी वाला कर लीजिए। बी वाला आंसर आपका 11 दिसंबर 2019। ठीक है, याद रखिएगा। कंफर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए कमेंट करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आप सभी लोग आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है
40 क्वेश्चन नंबर है, घाटे के बजट को कम करने के लिए सरकार जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठा सकती है। पहला ऑप्शन कह रहा है राजस्व व्यय को कम करना, दूसरा ऑप्शन कह रहा है नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करना, तीसरा ऑप्शन कह रहा है सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना, डी ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन से क्वेश्चन का आंसर इसका जो है आपका करेक्ट रहेगा, फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि घाटे के जो बजट को कम करने के लिए सरकार ने जो नियम उठाया है, जो कदम उठाया है, उसमें इसमें आपका कौन सा आंसर जो है करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से सभी लोग सुनिएगा। क्या इसका आंसर आप लोगों में से किसी को पहले से पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, और सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक सभी लोग कर लीजिएगा, जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जितना भी आपको मैं क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ सभी आपके कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो सब में आपका जो है हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 40 है इसमें आपका जो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा वो देखिए फ्रेंड्स, जो अनावश्यक राजस्व व्यय यानी कि राजकोषीय घाटे को बढ़ावा देता है, और चूंकि यह सरकारी खर्च को बहुमत है इसलिए इसकी कमी का जो राजकोषीय घाटे पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर हम बी वाले की बात करें तो इसमें दिया गया है नई कल्याणकारी योजनाएं जो शुरू होती हैं इससे राजकोषीय घाटा और बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो फ्रेंड्स आपका डी वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट रहेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, क्योंकि देखिए जो अनावश्यक राजस्व कर होता है वह होता है उसको राजकोषीय घाटे को बढ़ाता है, और चूंकि यह जो है सरकारी खर्च का बहुमत है इसलिए इसकी कमी का राजकोषीय घाटे पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ अगर मैं आपको बता दूं सब्सिडी के बारे में, तो सब्सिडी जो है वो सरकारी खर्च का एक प्रमुख घटक है और इसकी कमी से राजकोषीय घाटे में भी कमी आएगी। ओके, तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा सब लोग ध्यान से देख लीजिए, आंसर आपका करेक्ट है डी वाला। ओके, कौन सा आंसर करेक्ट है फ्रेंड्स, डी वाला आंसर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए, हिस्ट्री से क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स 41 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश से बनी थी। पहला ऑप्शन कह रहा है भारत से बनी थी, दूसरा ऑप्शन कह रहा है श्रीलंका से, तीसरा कह रहा है इजराइल से, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें आपका कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। पूरे विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश से बनी थी, कौन सा आंसर इसका करेक्ट रहेगा आप लोग बताइए फटाफट से इसका आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो श्रीलंका की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी यानी कि श्री माओ भंडार नायके थी, वह श्रीलंका की ही नहीं बल्कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, जो आपको मैंने किसका नाम बताया, श्री माओ भंडार के, ये कहाँ की थी फ्रेंड्स, ये श्रीलंका की थी, और इन्होंने जो है ये पूरे भारत की ही नहीं ये पूरे विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग आंसर जो है 41 का बी वाला यानी कि श्रीलंका की। ओके, याद रखिएगा। ठीक, श्रीलंका की थी, विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी, तो वो श्रीलंका देश की बनी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, कौन सा ऐसा देश अब भी राजा द्वारा शासित है। पहला ऑप्शन कह रहा है अफगानिस्तान, दूसरा ऑप्शन कह रहा है ईरान, तीसरा ऑप्शन कह रहा है इराक, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन से क्वेश्चन का आंसर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। जिसको पता है आंसर इसका करेक्ट कीजिए, जिसको नहीं पता है वो लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, तो बताइए किसको इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है, आंसर कीजिए फटाफट जिसको भी पता है। कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित है, कौन सा ऐसा देश है फ्रेंड जो राजा द्वारा शासित है, बताइए किसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है, फटाफट से आंसर कीजिए। जिस किसी को भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है आप लोग आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए 42 क्वेश्चन नंबर का क्या आंसर होगा। अफगानिस्तान, ईरान, इराक, कौन सा आंसर करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा जो सऊदी अरब है वहाँ पे शासन जो है वो राजा द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे मैंने फ्रेंड्स बताया आपको, सऊदी अरब। जो इसमें आपका आंसर करेक्ट रहेगा ये है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सऊदी अरब जो है आपके आंसर में नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो आंसर आप सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। मैंने बताया सऊदी अरब, सऊदी अरब में क्या है अभी भी वहाँ पे राजा द्वारा शासन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए हम लोग, कंफर्म हो गया सभी को ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 43 क्वेश्चन नंबर आप सभी का आ गया। ठीक है, 43 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है ध्यान से देखिए।
43 क्वेश्चन नंबर पे देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि CTBT व्यक्त करता है। तो बताइए CTBT जो है ये क्या व्यक्त करता है, इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। पहला ऑप्शन कह रहा है शास्त्र नियंत्रक उपाय, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि मादक द्रव्य नियंत्रक उपाय। सी ऑप्शन कह रहा है वित्तीय नियंत्रक उपाय। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई वाला ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है करेक्ट रहेगा। CTBT व्यक्त करता है। CTBT क्या व्यक्त करता है फ्रेंड्स, आप में से क्या किसी को पहले से पता है CTBT क्या व्यक्त करता है? जिसको नहीं पता है तो मैं आपको बता रही हूँ, जिसको पता है वो लोग प्लीज़ जल्दी से कमेंट करके बताइए कि CTBT जो है वो क्या व्यक्त करता है। कौन सा आंसर इसमें आपका करेक्ट रहेगा, बताइए। जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है CTBT जो है वो क्या व्यक्त करता है, कौन सा आंसर इसका करेक्ट रहेगा, CTBT वाला, ठीक है। 43 क्वेश्चन नंबर का आंसर आप लोग कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो CTBT है अर्थात व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंधन संधि, यह जो है ये विभिन्न देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय समझौता है। यह जो है यह एक ऐसा समझौता है जिसके जरिए परमाणु परीक्षण को प्रतिबंधित किया गया है और यह संधि जो है ये 10 सितंबर 1996 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनाई गई थी, ठीक है। सभी को कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। सभी को समझ में आया मैंने क्या बताया। ये जो कौन सा परीक्षण है, ये परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं शस्त्र नियंत्रक उपाय। तो शस्त्र नियंत्रक उपाय जो कि आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, शस्त्र नियंत्रक उपाय। कंफर्म हुआ सभी को, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमेशा मैं कहती हूँ किसी को भी कहीं से भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमेशा मुझसे पूछ लिया करिए, ठीक है। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का क्या है, 44 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 44 क्वेश्चन नंबर देखिए आप सभी के सामने आ गया है। 44 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 44 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किसने किया था। बताइए जन इच्छा की जो संकल्पना का समर्थन है वह किसने किया था। पहला ऑप्शन कह रहा है ह्यूम ने, दूसरा ऑप्शन कह रहा है हेगेल ने, तीसरा ऑप्शन कह रहा है क्रांट ने, चौथा ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई वाला ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। किसको किसको इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है कमेंट कीजिए। जिसको नहीं पता है मैं आपको बता दूं, जो जन इच्छा की संकल्पना का अर्थ है यह किसने किया था, इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा 44 क्वेश्चन नंबर में। तो इसमें आपका जो है ई वाला आंसर करेक्ट रहेगा, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब मैं आपको बता दूं इसका आंसर ये ई वाला क्यों करेक्ट रहेगा और इसका रियल आंसर क्या है। 44 क्वेश्चन नंबर में देखिए जो रूसो है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ह्यूमो ने कहा है, हेगले ने कहा है, कांट ने कहा है, ओके। तो देखिए जन इच्छा की जो संकल्पना का समर्थन है वो किसने दिया, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है वो किसने दिया। तो रूसो, ठीक है फ्रेंड्स, रूसो जो है वो जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन करते हैं और यह बात उन्होंने अपनी पुस्तक सामाजिक समझौते या सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कही है, ठीक है। किस में कही है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने बात को रखा है, फिर कहा है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 45 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 जो है फ्रेंड्स सभी लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 का कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है। पहला ऑप्शन कह रहा है संघ सरकार, दूसरा ऑप्शन कह रहा है राज्य सरकार, तीसरा ऑप्शन कह रहा है संघ और राज्य सरकार, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तीसरा आंसर आपका फ्रेंड्स है संघ और राज्य सरकार, ठीक है, ये दोनों को मिला करके, ओके। तो आपका कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा है इसको जो है इसके संघ के और राज्यों के तथा किसी अन्य निकाय के लेखाओं की जांच करता है। यह जो है केंद्र सरकार का मुनीम होता है, ठीक है, जो यह परीक्षा कराता है कौन होता है, केंद्र सरकार का मुनीम होता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा वो रहेगा फ्रेंड्स, देख लीजिए सी वाला आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो है सी वाला आंसर करेक्ट है। सी वाला आंसर दिया गया है राज्य और संघ और राज्य सरकार, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप सभी के सामने संघ और राज्य सरकार, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने है। 46 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 46 क्वेश्चन नंबर की हम यहाँ बात करेंगे। 46 क्वेश्चन नंबर आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। 46 क्वेश्चन में कह रहा है कि एकल स्थानांतरित मत
एकल स्थानांतरित मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता सदस्य अपनी प्राथमिकता बताता है। अपनी क्या बताता है फ्रेंड्स? प्राथमिकता बताता है। पहला ऑप्शन कह रहा है 2 विकल्प, दूसरा ऑप्शन कह रहा है केवल 1 विकल्प, तीसरा ऑप्शन कह रहा है केवल सदस्य से एक कम, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? एकल स्थानांतरित मत जो है वो प्रणाली में प्रत्येक मतदाता सदस्य अपनी प्राथमिकता बताता है। तो किस प्रकार से अपनी प्राथमिकता बताता है हम यहाँ बात करेंगे। इसमें कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो एकल स्थानांतरित मत प्रक्रिया में सभी उम्मीदवारों को एक वरीयता क्रम में मत देना होता है और भारत में इस प्रकार चुनावी प्रक्रिया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में भी अपनाई जाती है। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है ई वाला करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा फ्रेंड्स? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो एकल स्थानांतरित मत है यह प्रणाली जो है प्रत्येक मतदाता सदस्य अपनी प्राथमिकता बताता है। ठीक है, और किस प्रकार बताता है कि सभी उम्मीदवारों को एक वरीयता क्रम में मत देना होता है और भारत में इसी प्रकार से चुनावी प्रक्रिया जो है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में भी अपनाई जाती है। ओके, कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लिया करिए। ठीक है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आपको कहीं से कुछ भी डाउट हो, कोई सा भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप तुरंत कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 47 क्वेश्चन नंबर सब लोग ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। देखिए क्या कह रहा है। कानून को लागू करने का कार्य, कानून को लागू करने का कार्य किसकी कौन करवाता है, कौन लागू करता है कानून को? तो पहला ऑप्शन कह रहा है आपका कार्यपालिका करती है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है विधानमंडल करती है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है न्यायपालिका करती है, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कानून को लागू कौन करता है? आप लोग बताइए, जिसको पता है कानून को लागू कौन करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं 47 क्वेश्चन नंबर में आपका आंसर हो जाएगा कोई भी अधिनियम विधायक द्वारा बनाया जाता है और उस अधिनियम या एक्ट या कानून को कार्यपालिका द्वारा लागू करवाया जाता है। ठीक है, इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि कार्यपालिका जो है ये कानून को लागू करने का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कार्यपालिका क्या करती है? कानून को लागू करने का कार्य करती है। ओके, कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया। 48 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 48 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारियों में सर्वोच्च कौन है? तो बताइए केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में सर्वोच्च कौन होता है? पहला ऑप्शन कह रहा है महान्यायवादी, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कैबिनेट सचिव, तीसरा ऑप्शन कह रहा है गृह सचिव, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा? कौन सा आंसर करेक्ट है? फटाक से आंसर आप लोग कीजिए, जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है। केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारियों में सर्वोच्च कौन है? कौन सा आंसर इसका करेक्ट रहेगा? बताइए, जिसको इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है। 48 क्वेश्चन नंबर का आंसर कीजिए। केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में सर्वोच्च कौन होता है? तो देखिए, केंद्रीय सरकार या फिर भारत सरकार का जो मुख्य सिविल अधिकारी होता है वो कैबिनेट सचिव होता है, जो कि भारतीय सिविल सेवा का अधिकारी होता है। यह केंद्रीय सचिवालय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होता है। ठीक है, इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है, जो केंद्रीय सरकार के और सिविल अधिकारी में सर्वोच्च होता है। ठीक है, कौन होता है फ्रेंड्स? कैबिनेट सचिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। एक सेकंड, हाँ आप लोग आंसर देख लीजिए। आपका आंसर जो है कैबिनेट सचिव, यानी कि बी वाला आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? 49 क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने आ गया है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? ध्यान से पढ़िए सभी लोग। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत व्यापारिक संगठन डैश सूची का विषय है। तो बताइए, भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची के तहत व्यापारिक संगठन यानी कि सूची का विषय क्या है? संघ है, सेकंड ऑप्शन कह रहा राज्य है, थर्ड ऑप्शन कह रहा वैश्विक है, डी ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर जो है वो आपका करेक्ट रहेगा? आंसर कीजिए, जिसको इसका आंसर पहले से पता है फटाफट से आंसर कीजिए, जिसको नहीं पता मैं आपको बताऊंगी। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा अपना जो है माइंड चलाते रहिए। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत व्यापारिक संगठन जो है किस सूची का विषय है?
तो देखिए फ्रेंड्स, जो 49 क्वेश्चन नंबर में आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत व्यापारिक संगठन जो है वह विषय समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, यह विषय किसका है? समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, व्यापारिक संगठन जो है, और इस सूची के तहत 52 विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो है ई वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची नहीं दी गई है। ठीक है, वैश्विक सूची का नाम दे दिया गया है। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका ई वाला जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत भवनों एवं भूमि पर कर डैश की सूची का विषय है। तो बताइए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत भवनों एवं भूमि पर कर डैश सूची का विषय है। तो किस सूची का विषय है फ्रेंड्स? पहला ऑप्शन कह रहा है संघ सूची का विषय है, दूसरा कह रहा है राज्य सूची का, तीसरा कह रहा है वैश्विक सूची का, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा? फटाफट से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर जिसको भी पता है आप लोग कमेंट करके फटाक से बताइए, इसमें आपका कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, ठीक है, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत भवनों एवं भूमि पर कर जो है वो राज्य सूची का विषय है। और राज्य सूची जो है फ्रेंड्स, राज्य सूची में 61 विषय आते हैं और समवर्ती सूची में आपको कितना बताया? 52 विषय आते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची में 52 विषय आते हैं जबकि राज्य सूची में 61 विषय आते हैं। ठीक है, जिन पर राज्य कानून बना सकता है, जिन पर कौन कानून बना सकता है? राज्य कानून बना सकता है। जबकि मैंने आपको समवर्ती सूची में क्या बताया था? समवर्ती सूची मैंने आपको बताया था उसमें 52 विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार जो है मिलकर के कानून बना सकती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें आपका जो है कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, मैंने इसमें आपको क्या बताया? क्वेश्चन नंबर 50 में इसमें मैंने आपको राज्य सूची बताया। ठीक है, राज्य सूची यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो गया। ओके, कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, समझ में आ रहा है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। 51 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए 51 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज संयोजित जुड़ा होता है। फ्यूज संयोजित जुड़ा होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है उदासीन तार के साथ श्रृंखला में, दूसरा ऑप्शन कह रहा है जीवित तार के समांतर में, तीसरा ऑप्शन कह रहा है उदासीन तार के समांतर में, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा आंसर इसमें करेक्ट रहेगा? विद्युत परिपथ में फ्यूज जो होता है ये संयोजित जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है संयोजित? तो इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा? 51 क्वेश्चन नंबर में साइंस का क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए। फिजिक्स का क्वेश्चन है, किसको पता है? फिजिक्स का क्वेश्चन है, सभी लोगों ने जो है फिजिक्स पढ़ा होगा हाई स्कूल में या फिर 8th क्लास में जो है पढ़ा होगा विज्ञान विषय में। तो ये जो है काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बताइए जिसको भी इसका आंसर पता है। यह 4th या 5th क्लास का क्वेश्चन है। विद्युत परिपथ में फ्यूज संयोजित जो होता है जुड़ा होता है, किस प्रकार से जुड़ा होता है? तो देखिए 51 क्वेश्चन नंबर में विद्युत परिपथ जो है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का जो जीवित तार के साथ श्रृंखलाबद्ध संयोजक होता है। तो जो फ्रेंड्स है श्रृंखलाबद्ध संयोजक आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, इसमें आपका आंसर कौन सा करेक्ट रहेगा? ई वाला आंसर। कंफर्म होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, याद ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है। 52 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग जो है निर्वात से नहीं गुजर सकती हैं? तो बताइए कौन सी ऐसी तरंग है जो निर्वात से नहीं गुजर सकती? पहला ऑप्शन कह रहा है प्रकाश, दूसरा कह रहा है ध्वनि, तीसरा ऑप्शन कह रहा है उष्मा, डी और ई ऑप्शन जो है आपका सभी में सेम देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपका हो गया उष्मा। कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा? आंसर कीजिए फटाफट जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है। ओके, जिसको पता है फटाफट से आंसर कीजिए। किसको पता है इस क्वेश्चन का आंसर? निम्नलिखित में से कौन सी तरंग जो है वो निर्वात से नहीं गुजर सकती है? तो आंसर आप लोग बताइए कौन सी ऐसी है जो निर्वात से नहीं गुजर सकती। 52 क्वेश्चन नंबर का आंसर तो वो है फ्रेंड्स आपकी ध्वनि तरंग। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कौन सी तरंग जो है निर्वात से नहीं गुजर सकती, तो वो है फ्रेंड्स आपकी जो है उस ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है और इस प्रकार की जो तरंगे का संचरण के लिए माध्यम की
आवश्यकता होती, इसलिए इस प्रकार के तरंगों का जो संचरण है वो निर्वात में नहीं हो सकता। ओके, कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आपका जो इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला आंसर, ध्वनि। ठीक है, यानी कि साउंड। ओके, वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 53 क्वेश्चन नंबर। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। 53 क्वेश्चन नंबर, ये भी आपका साइंस से ही है, फिजिक्स का क्वेश्चन ये भी आपका है। कह रहा है कि जब एक बार चुंबक मैग्नेट को दो समान भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग की ध्रुवीय क्षमता कैसी होती है। पहला ऑप्शन कह रहा दोगुनी हो जाती, दूसरा ऑप्शन कह रहा आधी हो जाती, तीसरा ऑप्शन कह रहा शून्य हो जाती है, डी ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, जब एक बार चुम्बक यानी कि मैग्नेट को दो समान भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग की जो ध्रुवीय क्षमता होती है वो उसका क्या होता है, वो किस प्रकार रिएक्शन देती है। 53 क्वेश्चन नंबर में देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जब एक बार चुम्बक को दो समान भागों में विभाजित किया जाता है तो जो प्रत्येक भाग स्वतंत्र चुम्बक की भांति व्यवहार करता है। दोनों ही चुंबकों में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव होंगे। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी क्या होंगे, ध्रुव होंगे। ओके, कंफर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इसमें आपका जो आंसर होगा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 53 क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा फ्रेंड्स उपयुक्त में से कोई नहीं, ई वाला आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आप सभी का। 54 क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने आ गया है। कह रहा है कि लैंड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का, दूसरा ऑप्शन कह रहा है नाइट्रिक अम्ल का, तीसरा ऑप्शन कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए लैंड स्टोरेज जो है ये बैटरी में कि निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो बताइए किसका प्रयोग किया जाता है 54 क्वेश्चन नंबर में। जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, कौन से एसिड का प्रयोग किया जाता है। 54 क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो लेड स्टोरेज बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन का 38% हिस्सा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन से एसिड का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। आप लोग इसका जो है रासायनिक सूत्र जो है कमेंट करके बताइए सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, जिसको पता है आप लोग कमेंट करके बताइए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कीजिए। 54 क्वेश्चन नंबर हो गया। 55 क्वेश्चन नंबर पर हम लोग चलते हैं। 55 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। 55 क्वेश्चन नंबर में देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि गर्मियों में अत्यधिक पसीने से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक घमौरी नाशक पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। बताइए इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। गर्मियों में जो अत्यधिक पसीने से बचाव के लिए निम्न में से कौन सी यौगिक घमौरी नाशक पाउडर के रूप में यूज किया जाता है। पहला कह रहा है बोरिक अम्ल, दूसरा कह रहा है फास्फोरिक एसिड, तीसरा कह रहा है कार्बोनिक अम्ल, डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है आपका फ्रेंड्स करेक्ट रहेगा, कमेंट करके बताइए जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है। तो गर्मियों में जो है पसीने से बचने के लिए आप सभी लोग कितने लोग पाउडर का यूज करते हैं ये बताइए फटाफट से कमेंट करके कि आप में से कितने लोग हैं जो आप लोग पाउडर का यूज करते हैं पसीने से बचने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका कौन सा एसिड मिला होता है उस पाउडर में। तो ये आप में से किसी को क्या पहले से पता था, बताइए कौन सा एसिड जो उसमें पहले से मिला हुआ होता है घमौरी वाले पाउडर में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं 55 क्वेश्चन नंबर में आपका जो आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स बोरिक अम्ल। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा बोरिक अम्ल, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर है। ठीक है, बोरिक अम्ल। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं बोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। H3BO3 का प्रयोग जो है गर्मियों में अधिक पसीने से बचाव के लिए तथा घमौरी नाशक पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार का सौम्य रोगाणु नाशक होता है। यह एक प्रोटानिक अम्ल नहीं बल्कि लुईस अम्ल होता है। ठीक है, प्रोटानिक अम्ल नहीं होता बल्कि एक किस प्रकार का होता है, एक लुईस अम्ल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। 56 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 55 क्वेश्चन नंबर आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 56 क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने आ गए। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। 56 क्वेश्चन नंबर कह रहा है पदार्थ जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के परीक्षण में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, पदार्थ जिसका उपयोग जो है खाद्य पदार्थ के परीक्षण में किया जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन कह रहा है टार्टरिक एसिड, तीसरा ऑप्शन कह रहा है एसिटिक अम्ल, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है करेक्ट रहेगा, आंसर फटाफट से बताइए कौन सा आंसर इसका करेक्ट है। पदार्थ जिसका उपयोग जो है खाद्य पदार्थ के परीक्षण में किया जाता है, कौन सा आंसर करेक्ट है इसका फटाफट से आंसर कीजिए।
कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के परीक्षण में किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, टारटारिक एसिड, एसिटिक एसिड, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 56 क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा खाद्य पदार्थ को सड़ने से या खराब होने से बचाने के लिए खाद्य परिरक्षक पदार्थों का उपयोग यानी कि प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सोडियम बेंजोएट। ठीक है, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है जिससे ताकि खाना जो है सड़े ना, खराब ना हो। ठीक है, जो खाद्य पदार्थों पे यूज किया जाता है। ओके, परिरक्षक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। और मैं आपको इसका ऑप्शन जो है करेक्ट होगा वो होगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें जो है आपका ई वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 57 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। 57 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो बीमारी पैदा करते हैं। तो बताइए कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो कि बीमारी पैदा करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है एंटीबायोटिक्स, दूसरा कह रहा है वाहक, तीसरा कह रहा है रोगाणु, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें आपका कौन सा आंसर जो है करेक्ट होगा। 57 क्वेश्चन का आंसर करेक्ट बताइए कौन सा होगा। ऐसे सूक्ष्म जीव जो बीमारी पैदा करते हैं, कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, फटाफट से आंसर कीजिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ऐसे सूक्ष्म जीव जो बीमारी पैदा करते हैं उन्हें रोगाणु पैथोजन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, रोगाणु पैथोजन कहा जाता है। ये संक्रमित होते हैं जैसे कि विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक आदि। रोगाणु पोषी के शारीरिक कार्यों तथा उपापचयन क्रियाओं को बाधित करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा 57 का सी वाला, यानी कि रोगाणु फ्रेंड्स ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि बीमारी पैदा करते हैं। ठीक है, इसमें आपका आंसर जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, रोगाणु। ठीक है, रोगाणु फ्रेंड्स क्या मैंने आपको बताया इसके बारे में। जो 57 क्वेश्चन नंबर में ऐसे सूक्ष्म जीव जो बीमारी पैदा करते हैं उन्हें रोगाणु कहा जाता है, यानी कि पैथोजन कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, ये संक्रमित होते हैं जैसे कि विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक। रोगाणु पोषी के शरीर कार्यों तथा उपापचयन क्रियाओं को क्या कर देते हैं, बाधित कर देते हैं। कंफर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए 58 क्वेश्चन नंबर, चलिए देखिए क्या कह रहा है। 58 क्वेश्चन नंबर देखिए आप सभी के सामने आ गया है। क्या कह रहा है, संक्रामक रोग यानी कि SARS। ठीक है, SARS का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है सिंड्रोम एसोसिएटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा कह रहा है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सी ऑप्शन कह रहा है सीवियर अर्थमेटिक रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 58 क्वेश्चन नंबर का कौन सा आंसर जो है करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं SARS। ठीक है, SARS का एक संक्रामक रोग है जो कि निमोनिया रोग से फैलता है और इसका पूर्ण रूप होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये आपका है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कंफर्म हुआ सभी को, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी का जो है 59 क्या कह रहा है। 58 क्वेश्चन नंबर आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। 59 क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने आ गया। देखिए क्या कह रहा है। 59 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि रेबीज क्या है। ठीक है, कह रहा है कि रेबीज क्या है। 59 क्वेश्चन नंबर, तो रेबीज क्या है फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन कह रहा है कृमि जनित रोग, दूसरा कह रहा है विषाणु जनित रोग, तीसरा ऑप्शन आपका है जीवाणु जनित रोग, और डी ई ऑप्शन जो है आपको सभी में सेम देखने को मिलता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो बताइए फ्रेंड्स रेबीज क्या है। आप सभी को जो है रेबीज के बारे में काफ़ी बार मैंने बताया है साइंस की क्लास में, रेबीज क्या है। तो रेबीज देखिए फ्रेंड्स एक विषाणु जनित रोग है जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और यह रोग जो है फ्रेंड्स ये संक्रमित जानवरों के काटने या नोचने से मानव तक पहुंचाता है और यह लगभग 4 से 12 सप्ताह तक रहता है। ठीक है, पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है, जल से डर लगने लगता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। ठीक है, रेबीज जो है फ्रेंड्स ये विषाणु जनित रोग होता है, याद रखिएगा। और इसका जो है फ्रेंड्स जो है मानव के शरीर में संक्रमित कितने दिनों में हो जाता है, तो 4 से 12 सप्ताह तक ये क्या होता है, संक्रमित हो जाता है पूरा। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा यह है विषाणु जनित रोग, यानी कि बी वाला आंसर जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा आपका, बी वाला आंसर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या कह रहा है। अब इसके आगे जो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है पादप वह प्रजाति जो कम पानी में जीवित रह सकता है। पहला ऑप्शन कह रहा है मरुद्भिद पौधा,
दूसरा कह रहा है जलोदभिद, तीसरा कह रहा है मीजोफाइट, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए पादप की वह प्रजाति जो कम पानी में जीवित रह सकती है, कौन सा आंसर इसका करेक्ट रहेगा? आंसर बताइए फटाफट से। पादप की वह कौन सी प्रजाति है जो पानी में जीवित रह सकती है? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसमें जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है यानी कि मरुद्भिद जो है, ये जो है आपका हेड्रोफाइट होता है जो कि कम पानी में जीवित रहने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है ये क्लास को तैयार करने में, तो आप सभी का फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ना कि आपको चैनल को लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में ना कि ज़्यादा आपकी कोई मेहनत लगती है और ना ही आपका कोई बैलेंस खर्चा होता है। ठीक है, तो क्या फ्रेंड्स, इतना आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि शायद आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में भी जो है शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी और आप सभी लोग मन लगा के पढ़ाई करिए और अपनी ही सफलता को पाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।